बच्चों वैसे प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते आ रहे हैं, आपका चैप्टर वो क्लास 9th में भी थी, 10th में भी थी, 11th में भी थी और अब 12th में भी है ना। और सारी क्लासेस में लास्ट चैप्टर है, सबको याद है और सबको ये भी पता है कि बहुत ही ज्यादा इजी होती है ना। तो अब आप देखिएगा उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होगी। बस आपने ना बेसिक फंडामेंटल्स अपने बिल्कुल क्लियर करके चलने हैं। तो देखिएगा क्या करा रहा हूं मैं आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में, कि यहाँ पर लिखा मैंने आपका पीई। तो पीई का मीनिंग होता था आपका बच्चों ये क्या होता था आपका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते थे। और पी का जो फॉर्मूला होता था बच्चों आपका, तो फॉर्मूला होता था आपका नंबर ऑफ, यहाँ होता था आपका फेवरेबल आउटकम्स। सबसे पहले आपका फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते थे आपके, और क्या आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके नीचे आते थे। ये फॉर्मूला था आपका बच्चों। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या आपका बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी हमारी, कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट है। तो ये 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती थी। लेकिन परसेंटेज में यही चीज आपकी बच्चों क्या होती थी आपकी, 0% से लेकर कहाँ तक बेटा आपकी 100% तक होती थी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये भी देख सकते हैं कि बेटा क्या, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको कुछ क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में क्या आपका ये रेड कलर की बॉल्स हैं, और ये रेड कलर की बॉल्स बच्चों आपको कितनी दिखाई दे रही है, 5। अब मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, ठीक है, तो वह बॉल आपकी ब्लू होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए फटाफट बच्चों। 0 जी 0/5 यानी 0 बच्चों। तो ये जो ब्लू बॉल होने की क्या है आपकी, ब्लू बॉल होने के जो चांसेस हैं, तो वो एक तरह से क्या है, या ये जो आउटकम्स हैं ये क्या है बच्चे आपके इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लू बॉल तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के आउटकम्स को हम क्या कहते थे, इम्पॉसिबल आउटकम्स कहा जाता था, इम्पॉसिबल आउटकम्स कहा जाता था। और अगर मैं कहूँ आपसे बच्चों की रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, तो 5/5 यानी 1। तो इस तरह के रेड वाले को हम क्या कहते थे, श्योर या सर्टेन इवेंट्स या आउटकम्स कहा जाता था बच्चों, कि यानी कि कंफर्म। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, सर्टेन और ये इम्पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद आपको ये भी याद होगा बच्चों कि आपका PE1, ओके, और या PE1 नहीं, PE और PE डैश, इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1। पी का मतलब किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, और ई डैश का मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इनका सम जो होता था टोटल क्या होता था बच्चों आपका, 1 होता था। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि PE1 यानी कि क्या, जो रैंडमली एक्सपेरिमेंट होते थे उनकी उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम भी हमारा क्या होता था, आप लोगों को याद होगा बच्चों, ये भी 1 होता था। तो बेसिक चीजें थी हमारी, है ना। अब बच्चों हमने ना सैंपल स्पेसेस या आउटकम्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा बच्चों, आपको याद होगा बड़े अच्छे से, कोइंस के बारे में पढ़ने हम सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर क्या है लिखा मैंने, इफ वी टॉस्ड वन कॉइन 1 टाइम्स बेटा, तो सैंपल स्पेस या आउटकम्स क्या होते थे, हेड या टेल। ये 2 की पावर 1 करके आता था, आपको याद होगा। और 2 में क्या होगा बेटा आपका, आप देखिएगा, इफ वी टॉस्ड वन कॉइन 2 टाइम्स, या बेटा हम क्या लिखेंगे, 2 कॉइन्स 1 टाइम, बात एक ही होगी, है ना। तो फिर इसमें क्या आता था बच्चों, 2 की पावर 2 यानी कितना आएंगे, 4। तो अब देखिएगा 4 क्या क्या होंगे, हेड हेड और हेड टेल, और इनका उल्टा नीचे टी टी और टी एच। इसी तरह से थर्ड में अगर मैं कहूँ, इफ वी टॉस्ड, देखिएगा बच्चों, इफ वी टॉस्ड वन कॉइन 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स 1 टाइम, बेटा बात एक ही होगी, है ना।
ध्यान रखिएगा। तो आउटकम्स क्या क्या होंगे, यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा बेटा आपका 8 आउटकम्स हो गए। अब क्या होंगे देखते हैं, तीनों में हेड का आना या दो में हेड और एक में टेल आना। अब दो में हेड और एक में टेल कैसे आएगा बेटा समझिएगा, हो सकता है दो में हेड स्टार्टिंग में हो लास्ट में टेल हो, या टेल बीच में हो, या टेल स्टार्टिंग में हो। और इनका जस्ट अपोजिट नीचे लिख दीजिए, जहां एच है वहां टी, और जहां टी है वहां एच। तो ये वे हो गया आपका लिखने का, कौन सा वाला बेटा आपका 3 कॉइंस वाले को लिखने का एक तरीका हो गया हमारा। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, इसमें 4 कॉइंस वाला है ना। अब 4 का आप समझ जाइए, 2 की पावर 4 यानी कितना आएगा 16। एक कॉइन को 4 बार या 4 कॉइन को एक बार, तो आप इसको देखिएगा, हो सकता है चारों में हेड आए बच्चों, या 3 में हेड। तो 3 में हेड आपका वही है, देखिए कितनी तरह से आ सकता है। हो सकता है तीसरे नंबर पे टेल हो सकता है दूसरे नंबर पर टेल हो, और बच्चों हो सकता है पहले नंबर पर। अब आप इनका अपोजिट लिख दीजिए नीचे, तो आप पाएंगे कि आपके कितने आउटकम्स हो गए ये टोटल अभी फिलहाल। तो ये टोटल आउटकम्स आपके हो गए फिलहाल 10। अब आप ये देखिएगा मेरे बच्चों इसमें कि 2 टी एक साथ आ जाए अगर, देखिए 2 टी और 2 एच हो गए आपके, या ये भी हो सकता है एच एच पहले हो टी टी बाद में हो, या हो सकता है टी और एच एच बीच में हो इनके, या ऐसा भी हो सकता है भाई एच के बीच में 2 टी हो। और फिर ऑल्टरनेट वाले बच्चों एच टी या टी टी एच, इनके दर देना अगर कोई दिमाग में आए तो बताओ। ये टोटल 16 हो गए बच्चों आपके। अब देखिए डाई डाइस में क्या होगा, अगर एक होगा तो क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 और बच्चों 6, और अगर दो होंगे, और होता कैसे 6 की पावर 1, दो होंगे तो 6 की पावर 2 बच्चों, यानी 36। तो 36 वाला देखो मैं हल्का सा याद दिला दूं, ऐसे बनाते थे ना आप, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ लिखते थे 1 1। तो हम ना डायरेक्ट लिखेंगे इसको, अब देखिएगा डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख कर हम क्या लिख रहे हैं बच्चों 1 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ कहाँ तक 6 तक। इसी तरह 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, और 2 के साथ क्या बच्चों आपका 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, और क्या बच्चों आपका 3 के साथ 6। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो बोलो सर। बच्चों, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ओके बेटा, तो ये हो गए टोटल आपके कितने 36 है ना। दो वाला, और बेटा ये 3 वाला भी आ जाता है, तो अब 3 वाले पर ध्यान देंगे जरा। तो 3 वाले में क्या होगा, एक डाई को 3 टाइम्स या 3 डाइस को 1 टाइम्स है ना। तो क्या होगा आपका 6 की पावर 3, तो कितना 216। अब ये जो 216 है ना, बच्चा देख के डर जाता है इतने सारे कैसे लिखेंगे, तो बच्चों लिखने नहीं होते, बस हमने ना कहीं इमेजिन करना होता है। देखिए कैसे, ये आप देखिए 1, क्या लिख रहा हूं मैं ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 आया पहले में, 1 आया पहले में, और आगे चाहे कुछ भी आया लेकिन पहले में 1 ही आया। फिर आगे 1 का 1, वो सॉरी हाँ 1 का 1, 1 के साथ यहाँ पर भी 1। पहले मैंने पूरा लिख दिया, अभी समझना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्या सर ये क्या लिख रहे हैं सब में एक जैसा, लेकिन समझना ये ना इस तरह से हो जाता है जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें एक्स और वाई आता था। और जब आपने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी 3D के नाम से, तो वहां पर बच्चों एक्स वाई के साथ जेड भी आ जाता था। तो बस समझ लो तीसरा वही है, उसी टाइप से है मतलब है ना, बस लिंक करना है, और है वही चीज आपकी। देखिएगा कैसे, देखिए बच्चों पहले में तो मैंने फिक्स कर दिया कि 1 ही आएगा, और दूसरे में 1,2, फिर 1, वो सॉरी 1,1, 1,2, इसी तरह 1,6 तक अभी जो हमने लिखा था। ये देखिए मैं ना कलर चेंज करके लिख देता हूँ इसमें, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे है ना। देखिएगा अब जो मैं ग्रीन वाले लिख रहा हूँ बच्चों 1,1, 1,2,
और ये 1,6, फिर 2,1, 2,2 और बच्चों क्या आपका 2,6, फिर 3,1, 3,2, 3,6, फिर 4,1, 4,2, 4,6 और 5,1, 5,2 और 5,6 और 6,1, 6,2 और 6,6। तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों, बता सकते हैं आप इसमें? 36 हो गए बेटा, है ना। ओके, अब आपको जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये, तो ये वही तो है बेटा जो भी मैंने 2 डाइस में बनाया था, बताओ बोलो बच्चों, वही वाले 36 है ना ये? यस सर। बस फर्क क्या है बेटा कि स्टार्टिंग में हमने क्या फिक्स कर दिया कि पहले डाइस में क्या आया होगा आपका 1। अब पहले डाइस में आगे क्या फिक्स कर देंगे बताइए? 2 फिर 3। जी बेटा, बस यही फर्क समझना है हमने, समझ रहे हो ना। तो ये भी कितने आ जाएंगे फिर आपके? 36। 36 बेटा, वेरी गुड। तो इसी तरह फिर क्या लिखेंगे आगे? सर क्या चीज? 2 के बाद क्या आएगा बताओ बेटा? सर 3। 3 वाले 36 हो जाएंगे, फिर इसी तरह 4 वाले 36 हो जाएंगे, और अप फिर टू 6 वाले से 36 तक। हाँ समझ गए ना बिल्कुल बेटा। यस सर, समझ गए। लिखने नहीं होते, लेकिन हमें बीच में इसकी यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पूरे लिखने नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ वही लिखेंगे जो हमारे काम काम के होंगे। तो आप देख लीजिए, अब देखिए ये 1,1 और ये 1,2, 1,6, 2,1, 2,2, 2,6, इसी तरह बेटा आपका 3,1, 3,2, 3,6, ये 4,1, 4,2, 4, बेटा आपका 6, और ये 5,1, 5,2 और ये बेटा 5,6, इसी तरह से आपका 6,1, 6,2 और ये बेटा 6,6। तो 36 ही हो जाएंगे टोटल। इसी तरह फिर 3 वाले आएंगे बेटा आपके, फिर 4 वाले आएंगे आपके, फिर 5 वाले आएंगे बेटा आपके, है ना, फिर 6 वाले। तो समझ गए ये 216 हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बताइए बोलो बेटा। यस सर। ओके बेटा, ये डाइस वाले कंप्लीट हो गए बच्चों। ये छोटी छोटी सी चीजें भी आप देखिएगा, ये भी हमें ना दोबारा से एक बार लिख लेनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटिव, फिर बेटा आपके होल नंबर, ये बेटा विद 0 हो जाएंगे बस आपके, है ना। और बच्चों आपके इंटीजर्स, तो देखिएगा इंटीजर्स हो जाएंगे माइनस के इन्फिनिटिव से -3, -2, -1, 0 1 2 3, और ये भी कहा था कि इन्फिनिटिव तक। इसी तरह से बेटा आपके ऑड हो गए, ठीक है, ऑड नंबर्स हो जाएंगे 1 3 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। इसी तरह बेटा आपके इवन नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं, कि आपके 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, और बेटा जिनकी वजह से लिखा क्या है वो प्राइम नंबर, और इससे आगे के अभी बता दो मैं आपको, 2 3 5 7 11 13 6 17 डॉट डॉट डॉट। और बेटा आपके कंपोजिट नंबर जिनका अपने और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर होता है उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो क्या होगा 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और बेटा वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स समझना, को प्राइम नंबर्स होते हैं, पेयर होते हैं कम से कम 2। तो जैसे 8,25, कॉमन फैक्टर से 1 हो। जैसे 9,10, जिनका HCF बेटा, है ना, whose HCF is 1, जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इन सबको। देखिए बच्चे, कभी आपसे सिंपल ईयर कहे, ऑर्डिनरी ईयर कहे या ईयर कहे, बात एक ही होगी, यानी 365 डेज की बात चल रही है आपकी। और अगर आप इसको वीक में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 वीक में बच्चों कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो अगर 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूं 365 को बच्चों, तो कितना आएगा? 3 5 जा 35, 1 बचा, और 7 2 जा कितना आएगा आपका बच्चों?
7 5 35, 7 2 14 और कितना बचा 1। तो यहाँ पर आपका 52 तो हो गए पूरे पूरे वीक्स और प्लस क्या हो गया आपका 1 डे, एक दिन बच गया। और अगर मैं बच्चों बात करूँ लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा यानी 366 डेज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपका 52 वीक्स और क्या बच्चों आपका प्लस 2 डेज, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट आपको मैं करा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखिएगा बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स वाला आपको मैं याद दिला दूं, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स में, तो प्लेइंग कार्ड्स में क्या था आपका 52। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। ये रहे आपके 4 सूट्स। तो पहले का नाम आपने क्या, हर्ट्स, कितने होते हैं 13। दूसरे का नाम बच्चों आपका डायमंड, और डायमंड भी कितने होते हैं बच्चों 13। और तीसरे का नाम बच्चों आपका क्लब्स, क्लब्स भी कितने आपके 13। और बेटा आपका स्पेड्स, तो स्पेड्स भी कितने होते हैं आपके 13। और ये जो हर्ट्स और डायमंड्स वाले होते हैं ना बच्चों, तो ये होते हैं आपके रेड कलर के। तो कितने होते हैं 13 + 13 यानी कितने 26। और जो क्लब्स और स्पेड्स वाले होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके ब्लैक। ये 13 + 13 कितने होते हैं बच्चों 26, यानी कि 52 में से आधे रेड और आधे ब्लैक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं में आप देखिएगा एस कितने होते हैं 4। और एस जो है आपके किस टाइप से होते हैं आप ये देखिएगा, है ना। ईच सूट हैविंग 1 एस। इसी तरह से बच्चों किंग होते हैं, देखिएगा ईच सूट हैविंग 1 किंग। इसी तरह से क्या होती है बच्चों, आपकी क्वीन होती है, क्वीन होती है। और जैक बच्चों, ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी सी बातों का, ये होते हैं। अब आप देखिएगा बच्चों, ये जो है ना, जैसे एस है तो ये अलग से नहीं होते, बल्कि एक हर्ट्स में होता है, एक डायमंड में होता है, एक क्लब में होता है, एक स्पेड में होता है। इसी तरह से किंग होते हैं, क्वीन होती है, और इसी तरह जैक। लेकिन ये जो लास्ट के 3 है ना बेटा, किंग, क्वीन और जैक, इन पर फेस बना हुआ होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फेस कार्ड्स कहा जाता है। तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं आपके 4 + 4 + 4 यानी कितने 12। और बच्चों जो आपके नॉन फेस कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे आप देखिएगा, टोटल 52 थे, और 52 में से 12 पर अगर फेस है तो 52 - 12 यानी 40। 40 कैसे होंगे आपके नॉन फेस कार्ड्स होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके आउटकम्स में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, आप देखिएगा टोटली एनसीईआरटी से ही पढ़ना है हमने, और कैसे पढ़ना है आप देखिएगा। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना एकदम नई ना लगे, बल्कि आपको क्या लगे बच्चों कि आप जैसे 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी हिसाब से मैं आपका सीधा उसको ऐड कर दूं। तो इसके लिए मैं अभी आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली आपकी सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे चल रहा हूं मैं। ये प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना मैं कहूंगा जैसे मैं कहूंगा आप उस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ना करके पहले एग्जाम्पल नंबर 2 पर करा रहा हूं मैं आपको बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में आप देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे से, है ना। इसमें लिखा है आपका, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। एक फैमिली में 2 चिल्ड्रेन हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। अगर बच्चों क्वेश्चन यहीं तक का होता तो आप समझिए हम क्या करते, हम ये करते इस कंडीशन में कि भाई क्या है आपका, हो सकता है कि दोनों बॉयज हो, है ना, हो सकता है पहला बॉय दूसरी गर्ल, या हो सकता है पहली गर्ल दूसरा बॉय, या हो सकता है दोनों ही गर्ल्स हो। तो अगर सिर्फ यहीं तक का क्वेश्चन होता तो बहुत हाल बॉयज में हम क्या लिख देते सीधा 1 और नीचे टोटल 4, 1/4 आ जाता। बट बच्चों आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें
कि इसमें कुछ और भी दिया है, कंडीशन दी है, देखिए गिवन दैट करके, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि कम से कम एक जो है लड़का 3/4 होना हो चाहिए। जाएगी। तो देखिए जो आपसे पूछा उसको तो आप ए मान लीजिए, ए क्या हुआ आपका बच्चों इसमें कि बोथ आर बॉयज, ये हो गया। और बी क्या हुआ बच्चों आपका इसमें कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो वो क्या है आपका, ये आ जाएंगे इसमें तीनों, है ना, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक बॉय है, इसमें भी कम से कम एक बॉय है, और इसमें भी कम से कम एक बॉय है। तो अब ये ए जो है ना आपको बी में से निकालना है। तो अगर मैं कहूँ आपसे तो आप प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे, 1 और अपॉन में कितना बच्चों आपका 3। तो इसका आंसर बिना किसी फॉर्मूले के अगर हम देखें तो क्या हो जाना चाहिए 1/3। यानी अगर मैं इसको दोबारा से आपसे कहूँ कि कैसे, तो आप देखिएगा ऐसे, जो ये है ना आपका बेटा गिवन डेट, गिवन डेट का मतलब होता है ये ऑलरेडी पहले इसको चूज कर लीजिए, यानी कि टोटल आपके 4 आउटकम्स थे, तो 4 आउटकम्स में से आपने क्या किया, पहले इसको चूज कर लिया, और उसके बाद फिर आप आगे का निकालिए जो पूछे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये इसको एक करने का वे होता है कि पहले जो गिवन डेट या नॉन डेट होता है, पहले आप उसको निकाल लीजिए और फिर उसमें से आप आगे का निकालिए जो व्हाट इज करके पूछा गया आपसे। अभी बच्चों समझने की कोशिश कीजिए इसको, ये मैंने करा दिया, लेकिन अभी इसको मैं फॉर्मूला वाइज अलग से कराऊंगा दोबारा एग्जांपल 2 को। अभी आप आगे देखिएगा इसमें, है ना। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं पहले बेटा हम। एग्जांपल नंबर 3 को भी हम बिना फॉर्मूले के ही कर रहे हैं, आप देखिएगा कि कैसे, है ना, जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकली अभी हमने किया है। लिखा है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 10 कार्ड्स पड़े हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है। मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। उनको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर उसमें से एक कार्ड को निकाला गया। इट इज नॉन डेट, अभी था ना गिवन डेट या नॉन डेट, बात एक ही होगी। इट इज नॉन डेट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो जरा देखिएगा पहले यहाँ पर बच्चों इसको ध्यान से। ठीक है, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका। अब उसने कहा कि मोर देन 3, तो मोर देन 3 में आपका क्या हो गया, ये हो गया आपके 7 नंबर्स। अब आप देखिए उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी पूछी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इनमें से आप देखिए कि इवन नंबर आपके कौन कौन से हैं। तो कौन सा है आपका, देखिएगा सबसे पहला ये 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो 4 और नीचे कितना आएगा बच्चों आपका टोटल 7। तो पहले आपने क्या नॉन डेट या गिवन डेट वाले निकाले, फिर उनमें से चूज किया जो उसने व्हाट इज करके पूछा है बच्चों। तो क्यों नहीं अब सुधरना चाहते बच्चों हो? आप सुनिएगा, अब आपको इस सुधार क्वेश्चन मुक्ति को, केंद्र, हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे फॉर्मूला वाइज बेटा, है ना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने से बेटर है कि हम क्या करें, पहले एग्जांपल 2 को करके लाएं, फिर हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3 को। कि इसको बिल्कुल फॉर्मूला वाइज कैसे करते हैं आप वो देखिएगा बच्चों बड़े ध्यान से, है ना। देखिए बेटा इसमें आपका लिखा हुआ है a family has 2 children, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिखेंगे इसमें, जो सैंपल स्पेसेस पॉसिबल है। तो वो आपका क्या है, यहाँ पर बॉय बॉय, फिर आपका बॉय पहले गर्ल बाद में, फिर गर्ल पहले और बॉय बाद में, और फिर दोनों में ही गर्ल। तो अब आप देखिएगा बच्चों इसमें से ए क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। देखिए जैसे आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, तो दोनों के बॉयज होने की। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आप देखिएगा बी, है ना। फिर आप देखिए कैपिटल बी से किसको डिनोट कर रहे हैं हम, तो कैपिटल बी से डिनोट करेंगे हम किसको बच्चे, इसको, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके बच्चों, बी जी एंड जी बी, जिसमें कम से कम एक बॉय हो। उसके बाद हमें निकालना होता है बच्चों हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारा, देखिएगा कॉमन आना। ए में और बी में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखिए बी, तो क्या कॉमन आ रहा है आपका, ये कॉमन आ गया। अब बेसिकली आप देखिए इसमें पढ़ा कैसे जाता है, इसको ये होता कैसे, आप देखिए यहाँ पर बच्चों
कि उसने पूछा है आपसे ए की प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि गिवन डेट क्या है बी। ये गिवन डेट पढ़ा जाता है बच्चों, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आता है बच्चों आपका पी बी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 1, और टोटल कितने थे बच्चों आपके 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। कितनी होगी बच्चों आपकी ये 1/4। फिर अगर मैं पी बी की बात करूं, तो पी बी आपका कितने है 3 है बच्चों, और टोटल कितने 4, तो 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आपका, तो 1/3 आपका आंसर हो गया बच्चों। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको अब ये याद होना चाहिए, याद कर लीजिए फटाफट। इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, पी ए गिवन डेट बी। सर अब देखिए बच्चों एग्जांपल 1, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और आपसे पूछा है ए गिवन डेट बी। तो ये रहा इसका फॉर्मूला ए गिवन डेट बी का, और वैल्यू रख दी आपने 4/9, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है वैल्यू के साथ। मुझे कौन ले रहा है पता नहीं है। देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 बच्चों, 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up slowly, and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, बच्चों नॉन डेट या गिवन डेट को हम क्या लेकर चलते हैं, बेसिकली बी लेकर चलते हैं। आप देखिएगा सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस लिख लिया, क्या क्या हो सकता है 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और बच्चों 10। अब उसने क्या लिखा कि नॉन डेट यानी बी, बी के बारे में बोला मोर देन 3, तो 3 से मोर देन क्या होगा 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों। अब आप देखिए उसने ए के बारे में क्या कहा है। ए का मतलब है बच्चों आपका कि व्हाट इज करके जो पूछा है, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो अब इवन नंबर वाला आप देख सकते हैं कि इवन नंबर्स क्या क्या होंगे बच्चों आपके 2 4 6 8 और 10। अब इसके बाद हमें निकालना होता है इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन क्या आ रहा है। आप देखिएगा तो कॉमन आ रहा है बच्चों आपका, एक तो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, और क्या आ रहा है बच्चों आपका 8 और 10। तो 4, 6, 8, 10 ये आपका कॉमन आ गया। अब आप देखिएगा आपसे उसने पूछा क्या है कि पी ए गिवन डेट बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, और नीचे क्या होता है बच्चों आपका पी बी। तो आप देखिएगा जरा ध्यान से इसमें कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी में मैं क्या लिखने वाला हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका, ये 4 आ रहे हैं टोटल, और 4 कितना आएगा बच्चों 10। फिर आप देखिए पी बी, बी में कितना आ रहा है आपका, देखिएगा ये टोटल कितना आ रहे हैं आपके 7, तो 7/10, ये 10 से 10 कैंसिल आपका, तो 4/7 आपका आंसर आ गया बच्चों। देखिए बच्चों अब जो है ना आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गई, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ी है ना एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 में, वही कॉन्सेप्ट से पूरी 13.1 में होगी। इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं हम, कि एक गिवन डेट होता है और एक की पूछी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। लेकिन अब जो है ना लैंग्वेज का आप लेवल देखिएगा कि किस तरह से धीरे धीरे इसको टफ करते जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इन आ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, कि 430 क्या उसमें से गर्ल्स हैं। इट इज नॉन दैट आउट ऑफ 430, ठीक है, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। तो पहले यहीं तक का देख लेते हैं कि उसने क्या क्या आपको गिवन में दिया है, ये देखते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए उसने आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले जो है आपका कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके 1000। फिर उसके बाद उसने क्या दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इसमें, है ना, कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है टोटल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स में आपका हो गया 430। अब आप देखिएगा बच्चों में क्या लिखने वाला हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th, कि 12th में कितनी है, तो 10% ऑफ 30, तो 10% ऑफ 430 सॉरी, तो क्या आएगा आपका 10 × 430 और अपॉन में आपका 100। तो आप देखिएगा ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और कितना है आपका 43। तो ये तीनों चीजें अभी आपको फिलहाल में पता है।
अब आप देखिए इसके आगे की कहानी के आगे उसने क्या कहा है, तो देखिए क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ता हो, आपका क्लास 12th में पढ़ता हो। तो आप समझिए कि ए के बारे में उसने आपको क्या बोला है, तो ए के बारे में उसने बोला है आपका, देखिएगा ए के बारे में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। ये क्लास 12th में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा आप कह सकते हैं। अब देखिए गिवन डेट करके उसने क्या कहा है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। गिवन डेट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, कि बी के बारे में उसने बोला है कि लड़की होनी चाहिए। तो आप देखिए गर्ल्स कहाँ पर है, ये है आपकी, ये देख सकते हैं बच्चों, ये ए है और ये बी है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के बारे में क्या है, देखिए ए है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th, क्लास 12th में टोटल स्टूडेंट्स, और बी क्या है आपका नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, किसमें आपका नंबर ऑफ गर्ल्स पूरे स्कूल में। अब आप समझिएगा इनमें कॉमन क्या आएगा, पूरे स्कूल की लड़कियां और क्लास 12th के सारे बच्चे, इनमें कॉमन आएगा आपका, समझिएगा इनमें कॉमन ही आएगा आपका नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th। टोटल स्कूल की लड़कियां, ठीक है, और 12th क्लास के स्टूडेंट्स में क्या कॉमन आ रहा होगा, 12th क्लास की लड़कियां कॉमन आएंगी। और ये कितनी आपकी 43, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब आपसे उसने क्या पूछा है, सिंपली उसने पूछा है आपसे ए गिवन दैट बी पूछा है, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आएगा आपका पी बी। तो आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 43/1000, और पी बी कितना आएगा आपका, आप देख सकते हैं कि 430 अपॉन में 1000 से 1000 गया बच्चों, 43 से 43, तो 1/10 आपका आंसर हो गया। देखिए एग्जांपल नंबर 5, अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स। अब 3 बार फेंकने का मतलब ये नहीं है कि 216 आउटकम्स बनाएंगे, अभी समझना इसमें बनाना क्या है। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए के बारे में कहा है फॉर ऑन दी थर्ड थ्रो, तो पहले ए को ही देख लेते हैं बच्चों। तो थर्ड थ्रो में अगर आप 4 को फिक्स कर दें, देखिए आपने ये वाला पढ़ रखा है पेयर 1,1, 1,2, 1,3, और इसी तरह 2,1, 2,2, 2,3, और ये कहाँ तक 1,6 तक, ये कहाँ तक 2,6 तक। इस तरह से टोटल कितने होते थे 2 डाइस वाले में बच्चों, बताइए 36 होते थे ना, 2 डाइस वाले में कितने होते थे, 36 होते थे ना। यस सर। ओके, अब आप तीसरे डाइस में क्या फिक्स कर रहे हैं 4, तो इसका मतलब 4 के साथ क्या आएंगे 36 आएंगे। टोटल देखिए 1,1,4, 1,2,4, इसी तरह 1,6,4, ये हो गए 6, फिर 2,1,4, मतलब लास्ट में आपने 4 फिक्स कर दिया, तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों आपके, ये टोटल 36 हो गए ए। यस सर। जी, तो ए वाले हमने निकाल लिए। अब आप देखिए बी वाले के बारे में क्या कहा है उसने, तो बी वालों के बारे में क्या कहा है देखिए बच्चों, 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकंड थ्रो। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, उसने फिक्स कर दिया, बिल्कुल देखिए 6 पहले में 5 दूसरे में, तो तीसरे में क्या आ सकता है 1, फिर देखिए पहले में 6 और दूसरे में 5, दूसरे में क्या आ सकता है 2, तीसरे में सॉरी 6 और 5 के साथ 3, 6 और 5 के साथ 4, 6 और 5 के साथ 5, 6 और 5 के साथ 6। अब आप देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा होगा बच्चों, तो कॉमन आएगा जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, ये समझ में आया आपको, बस इतना बता दीजिए आप, बोलिए यस फटाफट। सर आ गया सर। ओके हाँ। बेटा, तो देखिए पी बी वाले कितने हैं 6 है, बी वाले टोटल कितने हैं 6 है, तो 6 अपॉन कितना हो गया 216, और पी इंटरसेक्शन बी कितना है एक अकेला, तो 1/216, और आपने फॉर्मूला लगाया बच्चों, और ये आपने सीधा सीधा वैल्यूज रख के आंसर निकाल दिया, देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 6, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड। एक डाइस को कितने 2 टाइम्स आपने क्या किया थ्रो किया, और उसके बाद उसके सम को नोट किया।
टू बी 6 और सम कितना आना चाहिए 6, यानी गिवन डेट हो गया। और व्हाट इज करके जो पूछा है देखिएगा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार जो है आपका 4 दिखाई दिया हो। तो ये ए दिया है, ये बी दिया है। अब जरूरी नहीं हमेशा ए और बी होगा। देखिए ई ए मान लिया ए को और एफ वाले को बी मान लिया, मतलब बी वाले को एफ, सॉरी। तो आप देखिए कम से कम एक में 4 आना, ये होगा 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, या फिर 1,4 1,4 2,4 3,4। अब देखिए 4,4 नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा 5,4 6,4। तो उसने बोला है ई के बारे में, यानी पहले वाले के बारे में उसने बच्चों बोला है कि कम से कम एक में क्या आना चाहिए 4। तो पॉसिबल कितने हो गए आपके, ये 11। अब आप देखिएगा उसने क्या बोला था गिवन डेट के बारे में कि सम कितना होना चाहिए 6। तो सम 1 और 5 का 6 होगा, या 5 और 1 का, 2 और 4 का, या 4 और 2 का, या फिर 3 और 3 का। इनके अलावा किसी का सम नहीं होगा क्या आपका 6। तो ये कितने हो गए टोटल 5 हो गए। अब आप देखिएगा बच्चों इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ ये लिखा हुआ है, ये रहा आपका, है ना। इनमें कॉमन क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। तो इनमें कॉमन आ रहा है बेटा आपका एक 2,4। देखिए 2,4 कहाँ से कॉमन आया आप देख सकते हैं कि 2,4 आपका ये रहा, है ना, और एक 4,2 ये रहा। इनमें भी है और इनमें भी है। तो जो कॉमन है उसको हमने इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख लिया है, कितने आपके 2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपल है बिल्कुल कि आपको पीई गिवन दैट एफ निकालना है ना। तो पीई इंटरसेक्शन ऑफ एफ और पी एफ नीचे। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ आपका बच्चों 2/36, और पी एफ कितना हुआ बच्चों आपका, पी एफ एफ वाले कितने थे 5, तो 5/36। तो आपका आंसर आया 2/5 सिंपल वे में। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन एकदम अलग हो जाता है हटके, और ये एग्जांपल्स के थ्रू हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे जो हमने एग्जांपल्स किए हैं 1 से लेकर 7 तक। देखिए कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। सबसे पहले एक कॉइन को टॉस कर लिया। इफ द कॉइन शोज हेड, अगर उसमें हेड आएगा तो टॉस इट अगेन, बट इफ इट इज शोज टेल देन शो अ डाई, थ्रो अ डाई, सॉरी। तो आप देखिएगा ध्यान से बच्चों कि आपने सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें क्या आया, हेड या टेल। अब अगर हेड आएगा तो दोबारा से कॉइन को ही थ्रो करना है, यानी कि हेड या टेल आएगा। लेकिन अगर टेल आया होगा पहले वाले में तो क्या आएगा बच्चों, फिर एक डाई को थ्रो करना है। तो इसमें क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल मिलाकर आपको कंडीशंस तो क्लियर हो गई। अब देखिए इसी को उसने क्या लिखा, इसी को उसने क्या लिखा कि एच एच, तो आपका क्या लिख दिया उसने, ये एच कोमा एच, तभी आप कंफ्यूज हो जाए। इसी को एच कोमा टी लिख दिया, ये आपका टी कोमा 1 हो गया, ये आपका टी कोमा 2 हो गया, ये आपका टी कोमा 3 हो गया, ये आपका टी कोमा 4 हो गया, ये आपका टी कोमा 5 हो गया, ये आपका टी कोमा 6 हो गया। बट आप देखिए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, आप ये देखिए जरा बच्चों। तो ये रही होगी 1/2, यहाँ पर टेल आने की 1/2। अब कोई मुझे बताएगा ये वाला हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी आगे, 1/2, और ये टेल आने की 1/2। इसी तरह ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, कोई बता सकता है 1, बताइए। सर इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 हुई होगी ना। नहीं ये 1/6। अब आप समझिए ध्यान नहीं से, सर, ये सबकी 1/6 है। अब ये कंबाइन होकर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना बेटा 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4 आएगा, यानी कि इसकी आएगी बेटा 1/4। इसकी भी कितनी होगी 1/4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर कितना आ रहा है बच्चों 1/2 और 1/6 की, बताइए 1/2 और 1/12। जी बेटा। 1/12। तो अब आप देखिएगा इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, सबकी 1/12 भी आएगी, ठीक है 1/12 1/12 सबकी 1/12 आपकी। इसी तरह से इसकी भी 1/12 और इसकी भी 1/12, सबकी कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। अब बच्चा इसमें सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जब पूछा जाता है ना वो इनको 8 आउटकम्स मान लेते हैं बच्चों, ये 2 ऊपर के 6 नीचे के 8, और अगर पूछा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो वो क्या कर देता है 1/8। तो आप ये गलती ना करें, ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसने पूछा क्या है, ये तो आपके आउटकम्स हो गए, इनकी प्रोबेबिलिटीज हो गई पर्टिकुलर। अब देखिए
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 और गिवन दैट। देखिए जो पूछा है वो तो ये हो गया ए के बारे में। देखिए ए के बारे में मैं आपका लिख रहा हूं बच्चों, तो ए के बारे में आप देखिएगा। मैंने ए के बारे में लिखा डाई नंबर ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा t,5 या क्या होगा t,6, ये हो गया। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों बी के बारे में मैं पढ़ रहा हूं। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट, क्या दे रखा आपका 1 टेल, कि कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। तो बी के बारे में देखिए मैंने लिखा कि कम से कम एक टेल। तो एक टेल तो आपका किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, h,t में भी आ रहा है, और t,1 t,2 और t, कहाँ तक बेटा आपका ये 6 तक सब में आ रहा है ना, सिर्फ एक इसको हेड वाले को छोड़कर, है ना। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों ये वाला जो है आपका, मैं इसको सही कर देता हूँ हल्का सा, देखिए। अब आप देखिए इसमें a इंटरसेक्शन b क्या आएगा बच्चों, ये देख लीजिए। तो इंटरसेक्शन b पूरा a आ जाएगा आपका, यानी कि क्या आपका t,5 और बच्चों t,6। अब आप देखिए सबसे पहले आपने p a इंटरसेक्शन b निकाला, तो p इंटरसेक्शन b क्या आएगा, t,5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखकर बताइए, t,5 की 1/12 और प्लस फिर t,6 की भी 1/12, तो ये एड होकर आया 2/20 वो 2/12 आपका, सॉरी ठीक है, या 1/6 हो गया। अब आप देखिए पी बी कितना आएगा, तो पी बी में आपके 7 आ रहे हैं बेटा, ये 7। तो स्टार्टिंग का h,t है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और बाकी जो 6 के 6 हैं वो इक्वल हैं, और 6 के 6 की कितनी प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है, 1/12 1/12 1/12। तो इनको प्लस करने से अच्छा है 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1/12 को। तो अब आप देखिएगा कितना आ रहा है बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है आपका 6 2 तो 1/4 और 1/2 आ जाएगा। 3/4 बेटा, ये आ यस गया सर। आपका। और अब आप निकाल सकते हैं कि पी ए गिवन दैट बी क्या होता है आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आपका बेटा पी बी, ये आप निकाल देंगे वैल्यूज रखकर कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6 है, और बच्चों पी बी कितना है 3/4 है। तो आप इसको कट करेंगे अगर तो ये कितना आएगा, 2 से कट करके 3 और इसको कट करेंगे तो 2, तो 2/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। बिल्कुल एग्जाम्पल 7 की तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, ये वाला देख लीजिए। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये आपको खुद करना है, अभी के अभी करिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट उसने कहा है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, डाई को अगर थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल तो 3,6, यही तो आ सकता है ना। और क्या होगा आपका, थ्रो दी डाई अगेन, तो दोबारा फेंकना है, तो दोबारा फेंकेंगे तो क्या आएगा आपका, आपको पता है 1 2 3 4 5 और 6। और अगर नहीं आता देखिएगा, इफ एनी अदर नंबर कम्स, तो सा कोइन, अदर नंबर्स क्या होंगे आपके, 1 होगा 2 होगा 4 होगा 5 होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, फिर थ्रो करना है किसको आपका, टॉस करना है, सॉरी किसको, कोइन को। तो आपका ये बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ 3,6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबसे पहले तो वो कितनी होगी बच्चों आपकी 2/6, और यहाँ पर कितने 4, तो यहाँ की कितनी होगी 4/6। दूसरी बात अब आप आगे की देखिएगा, ये 2/6 है, ठीक है, और ये 4/6। अब कोई बताएगा 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, बताइए 1 2 3 4 5 6 में, बोलिए 1/6। 1/6। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई होगी बच्चे तो कितना आएगा आपका, ये बताइए 236, 2/36। वेरी गुड। इसी तरह से ये भी कितना आएगा आपका 2/36, ये भी कितना आएगा आपका 2/36, ये भी कितना आएगा 2/36, ये भी आपका 2/36, और ये भी आपका 2/36। इसी तरह इसकी कितनी होती है 1/2, तो कोई बताएगा हेड वाले की कितनी आएगी, भाई 4/6 पहले 1/2 ये है, तो कितना हो जाएगा 4/2, आपका 4/2। 4/12, कितना हो जाएगा बच्चों 4/12, ये भी कितना होगा 4/12।
अब इनको कंबाइन करके हम क्या क्या लिख सकते हैं, आप ये देखिएगा भाई। 3 के साथ पहले 1, देखिए ये ऊपर वाले लिख रहा हूं मैं, देखिए 3 के साथ 1 या 6 के साथ 1। इसी तरह से क्या आपका बच्चों 3 के साथ 2 या 6 के साथ 2, 3 के साथ 3 या 6 के साथ 3, 3 के साथ 4 या 6 के साथ 4, 3 के साथ 5 या 6 के साथ 5, और 3 के साथ 6 या 6 के साथ भी 6। ये तो हो गया ऊपर का। अब आप इसको देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 के साथ हेड या 2 के साथ हेड, या फिर 4 के साथ हेड, या फिर 5 के साथ हेड। इसी तरह से बच्चों 1 के साथ टेल या 2 के साथ टेल, 2 है ना। एक मिनट में इसको सही कर देता हूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो। देखिएगा 2 के साथ टेल, या फिर 4 के साथ टेल, या फिर 5 के साथ टेल। लेकिन इन सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको अलग अलग पता है, सबकी पता है। अब देखिएगा आपके लिए फेवरेबल और ये क्या है। आप सबसे पहले ना ए देखिए, ए क्या होगा आपका, ए तो उसने कहा क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो टेल वाला आप सारे रख लीजिए, आप टेल वाला कौन कौन सा आपका। तो आप देखिए ए के बारे में, तो क्या आएगा 1, टी, 2, टी, और आपका बच्चे 4, टी और 5, टी। ये आपके ए वाले हो गए। अब आप देखिएगा बच्चों उसने बी वाले में क्या बोला है, देखिए क्या कहा है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कि कम से कम एक डाई जो है वो क्या दिखा रहा है आपका, 3 को शो कर रहा है। आप देखिएगा तो ये 3 वाले आपके देखिए कौन कौन से आपके 3 वाले बच्चों, तो 3 वाले कौन से ऊपर के हैं, कौन कौन से आपका, सबसे पहले 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 और 3,5 और 3,6, और एक और होगा आपका, आप देखिएगा 6,3 भी होगा बच्चों, 6,3। अब आप ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आ रहा है क्या कुछ इनमें, ए और बी में, ये बताइए बच्चों। नो सर। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 5। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये इंटरसेक्शन बी 5 आ गया तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। और अगर आपसे पूछा गया है कि भाई ए गिवन दैट बी आप निकालिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी और नीचे होता है पी बी। पी बी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर 0 है, नीचे पी बी चाहे कुछ भी हो, क्या आएगा मेरा 0। ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। ये ट्री डायग्राम वाले क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्पल नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, तो क्या पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो अभी मैंने बताया ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों आपका, पी ए गिवन दैट बी, सॉरी नॉट डिफाइन हो जाएगा सर जी। हाँ जी। तो जब नीचे वाला दिया है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर चाहे कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसी तरह से नीचे देखिएगा 17 क्वेश्चन, तो 17 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है पी ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू पी बी गिवन दैट ए। तो फॉर्मूला होगा बच्चों आपका पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में आपका पी बी, और ये होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में आपका पी ए। ये कैंसिल क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही होती है, 1/1। तो पी ए इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चा आपका, पी बी आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब स्टार्टिंग के आप पहले 5 क्वेश्चन खुद ट्राई करो बच्चों, जल्दी फटाफट। बस इसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा, वही हमारा कौन सा वाला, 11th वाला, ये भी अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा कहीं कहीं। और बाकी एक फॉर्मूला आपका है ही, कौन सा, पी ए गिवन दैट बी वाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये बच्चों। तो आप जल्दी से ट्राई करो।
अगर इनमें कोई लग रहा है बेटा 1 to 5 में कि आपसे नहीं होगा तो पूछ लो, अगर लग रहा है हो जाएंगे, सिंपल है, वैसे ही दो ही फॉर्मूलों पर बेस्ट है बेटा, बताइए, बोलिए बच्चों, बोलिए जल्दी। 1 to 5 हो जाएंगे? हो जाएंगे सर, रिकॉर्डिंग में क्यों बोल सुनवा रहे हो? ओके बेटा, ओके बेटा। अब आप देखिएगा, ये क्या है आपका एग्जाम, वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, अभी जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे सिंपल हैं आपके। इसमें ई और एफ आपको दे रखा है, अगर आप ई और एफ निकाल सकते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो अगर 3 टाइम्स टॉस्ड किया जाएगा तो आपको पता है हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या टेल फिर बीच में, या टेल फिर स्टार्टिंग में। इसी तरह इनके अपोजिट लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ये अब इसमें आपसे ई के बारे में, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट पार्ट का ई लिख रहा हूं बच्चों में। ई क्या है आपका, ये तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया। हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड में हेड होना चाहिए, तो देखिए इसमें भी है, इसमें तीसरे नंबर पर हेड है, और फिर आपका इसमें भी है, और यहां तक के इसमें भी है, और एक आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है बच्चों। ये 4 हो गए। अब बात आई एफ की। एफ का है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 में आपका देखिए इनमें भी है, 3 वाले में, और एक इसमें भी है। अब देखिएगा इनमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इनमें कॉमन आ रहा है आपका ये एच एच एच, ये कॉमन आ गया। अब आप निकाल ही सकते हैं कि भाई अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो ये कितना होगा 1/8, और अगर पी एफ निकालना है तो पी एफ कितना होगा 2/8। और फिर हम क्या कर देंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे ई गिवन दैट एफ वाला बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा आपका ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आपका आएगा ये एफ एफ। तो कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 1/8 और ये 2/8, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्किप करा रहा हूँ, आप खुद कीजिएगा बच्चों, ये सब होमवर्क में है। और क्वेश्चन नंबर 11 का थोड़ा सा देख लीजिए, कभी आप में से कोई कंफ्यूज हो तो इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, है कुछ नहीं वैसे, ये भी आप कर चुके हैं। इसमें आपको ई दिया है, एफ दिया है, जी दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, और आपसे जैसे ई गिवन दैट एफ पूछा है या एफ गिवन दैट ई पूछा है, तो आप आराम से कर लेंगे, और ये भी आप आराम से कर लेंगे। लेकिन ये है ना थर्ड वाला पार्ट जो है आपका ना, तो आप देखिएगा थर्ड वाले पार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये सिर्फ फर्स्ट करा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें। पहले हम क्या निकालेंगे, ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ क्या होगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ई यूनियन एफ एज अ एलसीएम, यानी कि जो ई और एफ में कॉमन है वो भी, और जो नहीं है वो भी, बाकी सब। तो जैसे 1,3,2,5 ये आ गया आपका ई यूनियन एफ। अब इस ई यूनियन एफ को आप एज अ ए मान लीजिए, तो ए आपका 1,3,2,5 हो गया बच्चों, है ना। तो अब आप देखिएगा इसमें ध्यान से कि क्या आएगा आपका आगे। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, निकालना है पी ई यूनियन एफ, और क्या गिवन दैट जी। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि आप ऑलरेडी ई यूनियन एफ को क्या मान चुके हैं, ए, तो आपने क्या निकालना है, ए गिवन दैट जी। तो फिर आप क्या निकालेंगे, P ऊपर आएगा A इंटरसेक्शन G, और नीचे आएगा बच्चों आपका सिर्फ G। तब आप देखिएगा A इंटरसेक्शन G क्या होगा, तो A में और G में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आप बताइए। A इंटरसेक्शन G कितना है आपका, बताइए। एक तो 2 आ रहा है आपका, एक 3 भी आ रहा है, और 5 भी आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, आप ये देखिए कि पी ए इंटरसेक्शन जी, क्योंकि उसने क्या है एक डाई को रोल्ड किया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/6।
6। और अगर मैं बात करूं पी जी की कितनी होगी आपकी, जी में कितने 4, तो 4/6 ये वैल्यूज रख दीजिए बस, 3/6 और ये आपका 4/6, तो 3/4 हमारा आंसर हो गया। और बाकी आप सब खुद कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों। सिर्फ मैं इसमें आपका एक क्वेश्चन नंबर 13 और बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? पहली बात तो इजी होना चाहिए, और गिवन दैट है आपका इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब आप सर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ तो मैं क्या लेकर चल रहा हूँ इजी, और क्या है आपका डिफिकल्ट, और बच्चों एक तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ आपका क्या इसमें ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज। देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों कि क्या लेकर चल रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13 में ना, ये सब क्वेश्चंस के टाइप है। तो ट्रू फॉल्स इजी कितने हैं 300, और ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट कितने हैं 200, और आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी वाले कितने हैं 500, और इजी कितने हैं वो डिफिकल्ट कितने हैं 400। तो सबसे पहली बात ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, तो आप देखिए 500 ये और 900 ये, तो टोटल हो गए आपके 1400। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1400 हो गए आपके। अब आप देखिएगा कि इसमें ए किसको कहा है, ए किसको कहा है बच्चों, आप जरा देखिएगा ध्यान से। ए के बारे में उसने क्या बोला है, उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो इजी वाले जो है ना बच्चों वो ये हो गए आपके, ठीक है। अब आप ये भी देखिएगा कि बी क्या कहा है उसने, बी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके ये हो गए। तो बच्चों वैसे आपका ये ए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये बी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे बता दीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन क्या आ रहा है आपका, यही आ रहा है ना 500, तो 500 अपॉन में 1400, और पी बी कितना है बच्चों आपका, बी वाला कितना है ये देखिए 900 और अपॉन में 1400। बस आप निकाल दीजिए कि पी ए गिवन दैट बी का ऊपर हमने क्या लिखा आपका बच्चों 500 अपॉन 1400, और नीचे आपका लिखा 900 अपॉन में 1400, तो एक कुल मिलाकर 5/9 हमारा आंसर आ गया। देखिए बच्चों 13.1 के बाद में आप लोगों को क्या कराऊंगा 13.3, ठीक है ध्यान से देखिएगा 13.3 पहले, 13.2 नहीं करेंगे। तो 13.3 जो है आपका बायस थ्योरम, ठीक है। बायस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी बायस थ्योरम, ये ध्यान रखिएगा पूरी प्रोबेबिलिटी में इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बायस थ्योरम से को समझने के लिए उससे पहले हमने क्या समझना पड़ेगा, ये जो आपको थ्योरम दे रखी है, थ्योरम किस नाम से दी हुई है बच्चों आपकी, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं इसका कोई फॉर्मूला या इसका डेफिनेशन आपको कुछ नहीं पढ़वाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस लूंगा और बिल्कुल एज अ उस थिंकिंग के साथ जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे उसी थिंकिंग के साथ में आपकी कनेक्ट कर दूंगा ऑटोमेटिकली, टोटल थ्योरम भी और आपकी बायस थ्योरम भी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो डायरेक्टली एग्जांपल से मैं आपको ये कनेक्ट कर दूंगा, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है a person has undertaken a construction job, example number 15, the probabilities are 0.65 that there will be strike। मान लीजिए काम चल रहा है कहीं भी किसी फैक्ट्री में कंपनी में और उसमें स्ट्राइक होने के चांसेस 0.65 है। अब आगे का देखिएगा, इससे आगे 0.80 that the construction job will be completed on time।
कि टाइम पर कंप्लीट होने का, कब, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो काम हो जाएगा, काम होने के चांसेस होंगे कितने, 0.80, अगर स्ट्राइक नहीं हुई। अब इसके आगे का देखिएगा बच्चों, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, और अगर स्ट्राइक होगी तो उस कंडीशन में काम के होने के चांस जो है वो 0.32 हो जाएंगे, यानी कि पहले 0.80 थे, अगर स्ट्राइक नहीं होगी यानी ज्यादा चांसेस थे, और अब जो है काम कंप्लीट होने का टाइम पे चांसेस कम हो गए, कितने, 0.32 अगर स्ट्राइक हुई तो। अब आप यहां देखिएगा लास्टली जो आपसे कहा है उसने, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो ये आपका काम हो रहा है ये टाइम पर खत्म होने के चांसेस कितने, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। अब पूरी लैंग्वेज समझकर आपने क्या करना है, आगे देखिए कि मैंने माना बच्चों कि आपके स्ट्राइक होने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं, आप सबसे पहले उसको PE1 मान लीजिए। तो PE1 आपका कितना है, स्ट्राइक होने के चांसेस 0.65। अब अगर मुझे PE1, E2 या E डैश निकालना है, मान लीजिए ये E1 डैश निकालना है मैंने, यानी कि स्ट्राइक ना होने के चांसेस, तो कोई बता सकता है स्ट्राइक ना होने के चांसेस कितने होंगे, बोलिए। 0.35। अरे 1 माइनस कर देंगे ना बेटा, होने और ना होने की 0.35 प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता बोला है। तो सर। जी बेटा जी, बोला आपने। अब आप सुनिएगा, अब आप ए मानिए किस चीज को, ए किसको मान रहा हूं मैं, आप समझिएगा बच्चों, ए मान रहा हूं बेटा मैं काम खत्म होना कब, जब स्ट्राइक होगी, तो स्ट्राइक होगी अगर तो काम खत्म होने के चांसेस कितने हैं, 0.32, और PB मैं मान रहा हूं बेटा किसको, काम खत्म होने के चांसेस अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो 0.80। ये चार चीजें आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, E1 क्या है, स्ट्राइक होने के चांसेस, E2 क्या है, E1 डैश क्या है, स्ट्राइक ना होने के चांसेस, और PA क्या है आपका, अगर स्ट्राइक होगी उस वक्त काम खत्म होने के चांसेस टाइम पर, और PB क्या है आपका, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो काम खत्म होने के चांसेस। अब आप यहां देखिए बच्चों कि आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th में, ठीक है, यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो वर्ड का मतलब समझा था, और के लिए प्लस आता है मैथ्स में, और बच्चों एंड के लिए क्या आता है, मल्टीप्लाई। याद है ना बच्चों ये सब आपको, मैथ्स में और के लिए प्लस का यूज होता है और एंड के लिए मल्टीप्लाई का। अब आप यहां देखिएगा, अब आपके पास दो कंडीशन है बच्चों, या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। अब आप देखिए अगर स्ट्राइक होगी, अगर स्ट्राइक होगी तो काम खत्म होने के चांसेस क्या है आपके, ये, और अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो काम खत्म होने के चांसेस क्या है आपके, ये PB, और की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपका, ये बताइए, प्लस। प्लस, तो कुल मिलाकर मेरा हुआ PE1 इंटू PA और प्लस PE1 डैश इंटू PB, और इसके बाद आप सिर्फ ये कैलकुलेशन देख लीजिए कि ये आएगा आपका ये वाली लाइन बच्चों, ये ठीक सर है यही है जी। तो अभी जो है ना बच्चों ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि टोटली चांसेस कितने हैं किसी भी चीज के होने के या ना होने के, या कोई काम कितनी तरह से हो सकता है, एक तरह से, दो तरह से, तीन तरह से, तो जितना भी पॉसिबल था वो हमने सारा का सारा इसमें लिख दिया बच्चों, ठीक है, इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब बच्चों मैंने जो आपका एक क्वेश्चन समझाया भी, आपकी अप्रोच थी ये 10th क्लास वाली, अब इसके आगे समझिएगा कि मैं आगे कैसे, अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अब जैसे बुक में लिखा हुआ है वो समझिएगा, सबसे पहले ए के बारे में, ए बी द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, एंड बी के बारे में देखिए, बी द इवेंट दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के लिए है ना बी,
तो अब आप देखिए पी बी यानी स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं 0.65 और ना होने के यानी बी डैश कितना है आपका 1 माइनस पी बी कर लिया तो कितना है आपका बच्चों 0.35। अब ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों ये पी ए गिवन दैट बी यानी कि क्या काम खत्म होने के चांसेस तब जब स्ट्राइक हुई हो, समझ गए। तो पी ए गिवन दैट का मतलब समझे बेटा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 13.1 के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये होगा बच्चों आपका क्या होगा 0.32 और अगर आप ये देखें तो ये क्या होगा ए गिवन दैट बी डैश तो ये कितना हुआ आपका बेटा 0.80 यानी ए गिवन दैट बी डैश का मतलब क्या है जब स्ट्राइक नहीं होगी तब काम होने के चांसेस आपके। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए चारों चीजें समझ में आई आपको? सर अगर आपके वाले मेथड से करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ बेटा ये फॉर्मूला वाइज वो तो आपका सिर्फ बेसिक समझाने के लिए था कि लैंग्वेज पर पकड़ कैसे हो, करना इसी से आपने बेटा, ठीक है करना इसी से ही है। बताइए समझ में आ गए ये? और फिर क्या है आपका बेटा अगर स्ट्राइक होगी तो ये चांसेस यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई बेटा और अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो फिर ये चांसेस यानी कि इन दोनों सर की जी, जी सर बेटा जी, ये आ गई और सर बीच जी में यहाँ से हाँ बेटा। समझाइए। जी बेटा सर जी एक बार दोबारा समझाइए ये वाला। कोई नहीं बेटा दोबारा समझ लो, देखो ध्यान से ये देखो ए और बी तो आपको क्लियर हो गए ना। ए जो है वो टाइम पर काम खत्म होने के चांसेस हैं और बी जो है वो स्ट्राइक होने के। तो अब आप देखिए बी डैश क्या हो गया आपका स्ट्राइक ना होने के चांसेस और बेटा ए गिवन डेट बी का मतलब क्या हुआ आप ये सोचिए। ए गिवन डेट का मतलब हुआ बेटा कि काम खत्म होने के चांसेस कब जब स्ट्राइक नहीं हो, जब स्ट्राइक हो सॉरी। और ए गिवन डेट बी डैश का मतलब क्या हुआ ए का मतलब तो काम खत्म होने के चांसेस ही हैं लेकिन बी डैश के साथ बी डैश का मतलब जब स्ट्राइक होगी नहीं होगी सॉरी नो लिखा हुआ ना नोट ये जब स्ट्राइक नहीं होगी तब। देख लीजिए आप इसमें पहले आराम से कूल माइंड से एक बार खुद रीड करके देखिए, अब आप इसको आराम से समझ में आएगा। अब बच्चों एक चीज देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका ये पी बी पी ए गिवन डेट बी और पी बी डैश पी ए गिवन डेट बी डैश तो ये टोटल चांस हो गए या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। अगर वह कहता कि होने के साथ साथ बताइए कि काम होगा कि नहीं तो ये आपका ऊपर आ जाती, समझिएगा क्योंकि टोटल तो नीचे हो गया आपका ये और टोटल नीचे आता वही आपका फेवरेबल ऊपर और टोटल कहाँ आता बच्चों आपका ये नीचे। जो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला था ये टोटल आउटकम्स एक तरह से मान लिए जाते हैं। अगर वे कहता बच्चों आपसे क्या कहता है वे आपका इसमें कि आप तब बताइए कि तब काम होने के चांसेस कितने होंगे जब स्ट्राइक होगी तो ये ऊपर आ जाता होने वाला और टोटल नीचे, इसी को बायस थ्योरम कहते हैं आगे। देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 16 बैग फर्स्ट contains 3 red and 4 black balls while another bag second contains 5 red and 6 black balls। समझिएगा पहला बैग है और दूसरा बैग है, अभी बैग ही बना देते हैं, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड है। फर्स्ट बैग में जो है आपकी 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं जबकि जो आपका सेकंड बैग है उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 6 आपकी ब्लैक बॉल्स हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें आगे 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग में से निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी रेड और वह रेड पाई गई। पहले यहीं तक का हम समझेंगे बच्चे। देखिएगा सबसे पहले Pe1 और Pe2 ये जो है ना बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी है। जब रैंडमली हमने दो में से किसी एक में से निकालनी है तो पहले दो में से कोई एक बैग चूज करना पड़ेगा। तो जब दोनों के बराबर चांसेस है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 1/2। इसके बाद अब देखिएगा ए का मतलब क्या है और E1 इसका मतलब हुआ बच्चों ए का मतलब रेड बॉल होना और E1 मतलब फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी सोचिए। यहां से देखिए फर्स्ट बैग ये रहा आपका, इसमें रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3 और अपॉन में टोटल कितना आएगा 7। इसी तरह से आप देखिए P A यानी रेड बॉल होना लेकिन किसमें सेकंड बैग में
पी ए गिवन दैट E2। तो अब आप देखिए सेकंड बैग में, ये सेकंड बैग आपका ये रहा, इसमें रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी 5, और टोटल कितना आपका 11, 5/11। तो अगर मैं सिर्फ यहीं तक का, जहां तक का अंडरलाइन क्वेश्चन कर रखा है मैंने, सिर्फ यहां तक का पढ़ना चाहूं तो यहां तक का कैसे आएगा, देखिए अगर फर्स्ट बैग में से हुई तो PE1 इंटू PAE1, और प्लस अगर सेकेंड बैग में से हुई तो PE2 और इंटू में PAE2। ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहां तक का समझ में आया, ये बता दीजिए बस आप बोलिए। आ गया सर। यस सर, यस सर। ओके बेटा, ये टोटल हो गया। लेकिन अब देखिए बायस थ्योरम का यूज कैसे होता है, ये देखिएगा बच्चे। अब देखिए उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, ये सेकंड बॉक्स से निकाली गई हो। तो अब देखिएगा सेकंड बॉक्स से निकाली गई हो, तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला है ना वो तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये, क्योंकि अब ये फेवरेबल हो गया बच्चों हमारा, है ना सेकंड, और जो टोटल है ना नीचे आएंगे वही, यानी कि क्या PE1 इंटू PAE1 और प्लस PE2 और इंटू में आपका PA और क्या बेटा आपका E2। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी जब हम लिखेंगे तो कितनी कितनी आएंगी आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है, ये रही आपकी बेटा। और इसको सॉल्व करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे कि E2A, यानी कि आपने जो है ना ये निकालनी है सेकंड बैग में से आई हो और क्या आपकी रेड बॉल आई हो। देखिए देखिए बेटा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी जो हमने पढ़ी थी 13.1 में, तो उसका मैटर थोड़ा सा अलग था, ठीक है। वह आपका अलग इसलिए था क्योंकि उसमें क्या था, आपका एक गिवन डेट होता है और एक की पूछी जाती है, यानी कंडीशंस के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, या तो 2 चीजों में से चूज किया जाता है, या 3 चीजों में से, या 4 चीजों में से। इस तरह से पहले एक्सटर्नली चूज किया जाता है, जैसे 2 बैग थे तो 2 बैग में से पहले एक बैग चूज करो, उसके बाद फिर उसके अंदर से अलग से हमने निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, यानी कि एक तरह से डबल चूजिंग हो जाती है आपकी। तो ये आपकी बिल्कुल क्या होती है, ये बायस थ्योरम होती है। और बायस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अभी देखिएगा आप काफी सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 17, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आइडेंटिकल मतलब तीनों एक जैसे हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक में 2-2 कॉइन्स है बेटा। अब आप देखिएगा ध्यान से, इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, पहले वाले में दोनों गोल्ड के हैं। इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, एंड इन बॉक्स थर्ड क्या दे रखा है, देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। तो पहले आप इन्हीं को देख लीजिए जरा बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका बेटा थर्ड है। इस वाले में आपके दोनों गोल्ड है बेटा, इस वाले में बेटा दोनों ही सिल्वर है, और इस वाले में बेटा एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। अब आप आगे का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, है ना, यहाँ तक तो सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, अब एक बॉक्स चूज करना है, यानी तीनों में से कोई एक। तो सबसे पहले इसी की लिख लीजिए बच्चों, PE1 PE2, यानी तीनों के चांसेस इक्वल होंगे क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, और रैंडमली एक बॉक्स चूज करना है तो 1/3 हो गई इसकी। अब आप आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा है, एंड टेक्स आउट अ कॉइन, और एक कॉइन निकालना है, 3 में से कोई एक चूज करके फिर उसमें से एक कॉइन निकालना है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, पहले यहीं तक का देखते हैं बच्चों कि कॉइन किसका होना चाहिए, गोल्ड का होना चाहिए। तो अब आप देखिएगा गोल्ड के कॉइन को जो शो कर रहा है वो A है मान लीजिए। अब AE1 का मतलब होगा बच्चों आपका कि गोल्ड का कॉइन निकालना है किसमें से, पहले बॉक्स में से, समझ रहे हो। तो पहले बॉक्स में गोल्ड का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता सकते हो, 1। 2/2 यानी 1। अब बेटा PAE2 को समझना बेटा ध्यान से। तो PAE2 जो है आपका वो क्या है हमारा, यानी गोल्ड का कॉइन हो लेकिन दूसरे बॉक्स में से। तो दूसरे बॉक्स में बताइए गोल्ड का कॉइन होने के चांसेस कितने हैं, 0। वेरी गुड। और PAE3 का मतलब क्या हुआ, तीसरे वाले में से बेटा, है ना। तो कितने गोल्ड का कॉइन आने के, 1/2। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब अगर यहां तक की बात करूं जहां तक ये अंडरलाइन हुआ हुआ है क्वेश्चन पूरा, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा बच्चों क्या, PE1 इंटू
E1 प्लस P E2 और क्या बेटा आपका इंटू PA E2 और प्लस P E3 और इंटू में PA E3। ये यहां तक तो था बेटा आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई यहां से यहां तक तो आपकी, है ना। लेकिन अब आप आगे देखिए, आगे भी उसने कुछ पूछ लिया है, तो आप देखिएगा क्या है। What is the probability that the other coin in the box is also of gold? ये उसमें से निकाला हो जिसमें दूसरा कॉइन भी किसका है, गोल्ड का है। दूसरा कॉइन भी किसका है, गोल्ड का। तो बताइए पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा वाला जिसमें दूसरा भी गोल्ड का है? फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब आपसे उसने क्या पूछ लिया बच्चे, आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपसे उसने पूछा है ये वाला E1A। तो इसके लिए क्या आएगा बेटा आपका, ऊपर तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E1 और PA E1 और नीचे क्या आ जाएगी बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या, यही आपका लिखते जाइए बस, PE1 PA E1 और प्लस PE2 और क्या बेटा आपका PA E2 और क्या करेंगे आप, प्लस PE3 और इनटू में PA E3। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 18 अभी एंड में कराऊंगा बेटा मैं, पहले 19 करते हैं। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, मशीन्स A, B and C मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40%। यानी मशीनें जो है 25% बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, मशीन B जो है 35% और मशीन C 40% ऑफ बोल्ट्स ऑफ दियर आउटपुट्स 5, 4, 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब देखिए जो मशीन ए है तो वो डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती है 5%, मशीन बी बनाती है 4% और मशीन सी बनाती है 2%। यानी कि जो जितने भी मशीनें बनाएगी तो उसके 5% खराब होंगे, जितने भी मशीन बी बनाएगी उसके 4% खराब होंगे और जितने भी आपकी मशीन सी बनाएगी उसके 2% खराब होंगे। अब आप देखिए आगे, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब एक बोल्ट को निकाला गया और पाया गया कि वह डिफेक्टिव है। अब आप समझिएगा बच्चों, अब यहाँ पर क्या है आपका, 3 मशीन है ना, तो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, PE1 PE2 कि कितने कितने बोल्ट्स बनाएंगे, मतलब एक तरह से चूज करना है इनको कितने कितने बोल्ट्स बने होंगे। तो 25/100 पॉइंट मत लगाइएगा इनकी तरह जैसे इन्होंने लगा रखा है, 35/100 और क्या है बच्चों आपका ये यहाँ पर 40/100। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लो 2 ही मशीन की परसेंटेज दी होती, 3 की कैसे निकालते कि तीनों का सम 100% होगा, तो तीसरे की आप वैसे निकाल लेते हैं। अब आप आगे देखिए इसमें कि डिफेक्टिव बोल्ट्स को ए शो कर रहा है बच्चों, ए किसको शो कर रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट्स को। तो PA E1 यानी पहली मशीन के डिफेक्टिव बोल्ट्स कितने थे, पहली मशीन के यहाँ देखिए 5%, तो 5/100। इसी तरह PA E2 कितना आएगा बेटा आपका 4/100 और बच्चों आपका PA गिवन दैट E3 तो कितना आएगा बेटा आपका 2/100। अब अगर इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो बेटा तो आप क्या करेंगे, वही PE1 इंटू PA E1 PE2 और इंटू में क्या बच्चों आपका PA E2, है ना, ध्यान रखिएगा, और PE3 और इंटू में क्या बच्चों आपका PA E3। और आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या आएगा अब इसमें। अब आप लास्ट की लाइन देखिए क्या दे रखा है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। तो मशीन बी वाले का पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपसे क्या पूछा उसने, E2A पूछा है, तो ऊपर किसका आएगा आपका PE2 और इंटू में PA E2। ये सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। और सर आपने तो आप 100 में ही लेकर चलिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चों। देखिए एग्जांपल 20, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर जो है पेशेंट को विजिट करने के लिए जाता है, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर by other means of transport are respectively
3/10, 1/5, 1/10, 2/5। यानी उसके जाने की, अगर वो ट्रेन से जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस से जाए उसकी कितनी है, स्कूटर से जाए उसकी कितनी है, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively। अगर वह बस से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगर वह बस से वो सॉरी ट्रेन से जाता है 1/4 है, और बस से जाता है 1/3, और स्कूटर से जाता है तो 1/12। अब इसमें अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगी, देखिए आगे, बट इफ ही कम्स बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। तो वे लेट होता ही नहीं है, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों फिर? 0। जब लेट होता ही नहीं है तो 0 होगी। तो अब देखिए, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, जब वे लेट पहुंचे, पहले यहीं तक का देख लेते हैं ना। तो इस बार 4 दे रखे बच्चों आपको, देखिए अब मैं सीधा एग्जांपल में करा देता हूँ। PT1, ये T1 किसका दिया है बताओ? फर्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जी, जो कि है ट्रेन। ट्रेन। हाँ, मतलब चूज करना कि वो ट्रेन से जाएगा तो ये चांस है ट्रेन से जाने के, और अगर वह बस से जाएगा तो ये चांसेस है, और अगर वह स्कूटर से जाएगा तो स्कूटर से जाने के चांसेस है, और अगर वह जाएगा अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो ये। अब आप सुनिएगा, ई किसको डिनोट कर रहा है? ई के बारे में पढ़ लीजिए। ई किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? आपका लेट पहुंचने को, है ना। तो देखिए ET1 क्या है बच्चों आपका यहाँ पर? ET1 देखिए बताया भी है, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइविंग लेट कम्स बाय ट्रेन। अगर ट्रेन से आएगा तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो कितनी है बच्चों आपकी, बताइए? 1/4। 1/4 ये रही। फिर इसी तरह से PET2 कितनी आ जाएगी बेटा? 1/3 ये रही। फिर इसी तरह से PET3 कितनी आ जाएगी आपकी? 1/12 ये रही। लेकिन PET4 0 लिख दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि वे लेट ही नहीं होता, है ना। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। अब आप देखिए टोटल, ये टोटल समझ में आया? नीचे जो लिखा हुआ है सबका सम 4 के 4 का, बताइए। यस सर, आ गया। ठीक है। अब बेटा उसने यस आगे जो सर। क्वेश्चन कहा है आप उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, देखिए क्या बोला है उसने। उसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या है आपका यहाँ पर? हो दैट जाएगा ही सर कम्स ये बाय ट्रेन। तो ट्रेन पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था? पहला वाला था ना। अब। तो बेटा पहला पहला वाला वाला। आपका ऊपर आ गया, और बाकी टोटल आपका नीचे है ही, सिंपल सा आंसर आ गया। देखिए एग्जांपल नंबर 21 बिल्कुल मुझ पे सूट करता है, क्योंकि इसमें सच बोलने की बात है। देखिए, अ मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। 4 में से 3 बार सच बोलता है, ठीक है। अब देखिएगा, एक पर्सन है, अगर वो आपको 4 बात बताएगा तो 4 में से 3 सच होगी और 1 झूठ होगी। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। अब उसने एक डाई को थ्रो किया और आकर बताया कि 6 आया है। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि यार हो सकता है आया हो या नहीं आया हो, क्योंकि वो तो झूठा इंसान है ना। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि PE1 उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4। बच्चों झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी, बताइए? 1/4। 1/4, वेरी गुड। अब देखो बेटा, PAE1 ए किसको शो कर रहा है? 6 आने को एक्चुअल में। तो 6 आने के चांसेस कितने होते हैं बेटा रियल में? 1/6 होते हैं ना। यस सर। ओके, और 6 ना आने के चांसेस कितने होते हैं बेटा रियल में? 5/6 5/6। होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों इसमें कि P वही आपका E1, और इनटू में क्या आपका PAE1 प्लस PE2, और ये क्या बेटा आपका PAE2। तो हमने ना कंडीशन अप्लाई कर दी इसमें कि भाई हो सकता है वो सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, हमें नहीं पता, है ना। लेकिन अब उसने क्या पूछा आपसे, लास्ट का सेंटेंस अब रीड कर लेते हैं। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, के रियल में 6 आया हो। तो आप देखिए रियल में 6 आया, तो पहले वाले में सच बोल रहा है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका? ये ऊपर आ जाएगा कि PE1 और PAE1, इवन फर्स्ट कंडीशन है हो ना। जाएगी। उसको डिनोट किससे करेंगे? PE1A से। ध्यान रखिएगा ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल नंबर 18।
देखिएगा ये दे रखे सपोज दैट दी रियलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। इसमें दिया आपका ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। पहले सिर्फ इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। वह लोग जिनको रियल में HIV है, जब वह टेस्ट कराने के लिए गए तो उनमें से 90% को तो लैब वालों ने बताया कि हाँ आपको HIV है, जबकि 10% का गलत टेस्ट कर दिया, यानी कि बता दिया कि आपको HIV नहीं है। अब इसके आगे की लैंग्वेज समझिएगा बच्चों। इसके आगे लिखा है आपका ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। अब जब वो लोग गए जिनको HIV नहीं था, वे टेस्ट कराने के लिए गए, तो 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। तो 99% को तो बता दिया आपको HIV नहीं है, बट 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। यानी ये 1% वो है जिनको रियल में HIV नहीं है, लेकिन लैब वालों ने बता दिया कि आपको HIV है। तो यहाँ से लैब वालों से दो गलतियां हुई कि पहले जब वो लोग गए थे जिनको HIV था, तो उनमें से सिर्फ 90% को बताया कि आपको है, जबकि 10% को वो नहीं पहचान पाए, ये गलती हो गई। फिर दोबारा में जब वो लोग गए जो HIV से फ्री थे, जिनको HIV नहीं था, उनमें से 99% का तो सही बता दिया कि हाँ आप HIV फ्री हैं, लेकिन 1% को बाय मिस्टेक उन्होंने क्या बता दिया कि आप पॉजिटिव हैं। देखिए आगे लिखा है आपका फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। जिनको HIV एक्चुअल में वो कितने 0.1% है। 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया रैंडमली। अब ये जो सिलेक्ट किया गया है तो ये उनमें से किया गया है जो कि ये नहीं पता कि उनको रियल में HIV है या नहीं है। गिवन द HIV टेस्ट एंड दी क्या पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव। यहां तक का हमने देखना है सबसे पहले, तो यहां तक की लैंग्वेज आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। सबसे पहली बात PE1 किसको डिनोट कर रहा है, जिनको रियल में HIV है, पॉजिटिव वह है। कितने हैं 0.1%, जिनको रियल में है तो 0.1/100। और ये अगर आप पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाएंगे तो ये 1/1000 हो गया। यानी कि जिनको रियल में पूरी दुनिया में एक तरह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 1000 में से एक आदमी को HIV है। और मैं कह रहा हूं कि बच्चों PE2 यानी जिनको HIV नहीं है, तो अगर 1000 में से एक को HIV है तो कितने होंगे आपके 999 999 होंगे जिनको HIV नहीं होगा। अब ये तो वो हो गए जिनको रियल में HIV है और जिनको नहीं है। अब इसके आगे का देखिएगा, इसके आगे की बात जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ लिखा मैंने बच्चों PAE1, इसका मतलब है HIV है और लैब ने भी बताया है। ऐसे कितने लोग थे जिनको HIV था और लैब ने भी बताया कि हाँ है 90%, तो 90/100 कर दिया मैंने। अब आगे देखिएगा बच्चों PA यानी लैब ने बताया HIV है, लेकिन एक्चुअल में क्या है उनको बता दे जिनको नहीं था। तो ऐसे कितने बताइए 1%। 1%, वेरी गुड, 1/100 हो गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या लिख लेते हैं टोटल चांसेस इनके, यानी कि क्या वही बिल्कुल सेम PE1 इंटू PAE1 और प्लस PE2 इंटू PAE2। ठीक है यहां तक की बात बच्चों? ओके, अब इससे आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों हम। इससे आगे दे रखा है आपको उसने क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। तो एक्चुअल में E1 है या E2 है बताइए? E1, वेरी गुड। तो आप देखिएगा कि E1 वाले को हम लिख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर PE1A, यानी ऊपर क्या आ जाएगा हमारा PE1 और इनटू में PAE1। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसी के जैसा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज कौन सी 13.3 जो हम कर रहे हैं, ये जरूर करिएगा आप, बड़े आसानी से हो जाएगा आपका।
अब ये स्टूडेंट्स जो आपकी 13.3 है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको खुद कर दिए बहुत अच्छे से हो जाएगी बड़े आराम से। जो एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे उसके मैं डाउट बता दूंगा आपको। देखिए बच्चों हम ना 13.2 के लिए पढ़ रहे हैं और 13.2 जो हमारी बेस्ड है ना, तो वो बेस्ड है किस पर आपकी देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बट मैं ये थ्योरम आपको डायरेक्ट यूज करनी सिखाऊंगा, देखिएगा कैसे, यानी बिना किसी फॉर्मूले को माइंड में रखे सीधा डायरेक्टली यूज करना सीखेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें एग्जांपल नंबर 8 से हमें डायरेक्टली सीखने को मिलेगा। देखिए एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। एक अर्न है बच्चों जिसके अंदर क्या है, 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement। और उस अर्न में से 2 बॉल निकाली गई एक के बाद एक और बिना वापस रखे। What is the probability that both drawn balls are black? कि दोनों ही बॉल्स क्या हो बच्चों, ब्लैक हो। तो आप देखिएगा कि जो टोटल बॉल्स थी तो वो कुछ इस तरह से थी, 10 ब्लैक प्लस 5 वाइट, यानी टोटल 15 बॉल्स थी। अब बच्चों आपको जो है ना पहली बॉल भी ब्लैक चाहिए और दूसरी बॉल भी ब्लैक चाहिए। तो आप देखिएगा अगर मैं PB1 मान लो यानी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर एक बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने की क्या होगी, 10/15। अब अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि 10 में से एक बॉल तो आपकी जा चुकी, तो कितनी बची, 9 ब्लैक, और व्हाइट कितनी, जितनी थी उतनी रही, तो टोटल बॉल्स कितने हो गई, 14। अब दूसरी बॉल निकालनी बच्चों, दूसरी भी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, यानी कि PB2। तो ब्लैक होने की अब कितनी होगी, 9/14। और उसने कहा पहली एंड दूसरी, और जब एंड आता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी में क्या आता है बच्चों, आपका मल्टीप्लाई आ जाती है। यानी कि जो हमें रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी है वो ये है आपकी, यानी कितना, 10/15 और इंटू में 9/14। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। एग्जाम्पल नंबर 9, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards। कितने कार्ड निकालने बच्चों, 3 निकालने हैं, और टोटल कितने कार्ड हैं आपके, 52। तो देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, स्टार्टिंग के 2 किंग होने चाहिए, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, और तीसरा वाला क्या होना चाहिए बच्चों, आपका एस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको ध्यान से कि क्या है आपका, अगर मैं बात करूं आपसे कि 52 कार्ड हैं टोटल बच्चों, 52 में से किंग कितने आपके, 4, और बच्चों किंग के अदर देन उसने बात की है किसकी, आपकी एस की, तो एस कितने बच्चों आपके, 4, और अदर्स कितने हो जाएंगे आप देखिएगा, अदर्स बचेंगे बच्चों आपके कितने, 44। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपने पहला कार्ड निकाला और पहला कार्ड क्या होना चाहिए आपका, किंग होना चाहिए, यानी PK1। तो कितना आएगा, 4/52। अब ये कार्ड निकल चुका है बच्चों, अब जब निकल चुका है तो अब क्या रेशियो होगा आपका, ये 51 बचे, क्योंकि यहाँ पर किंग अब कितने, सिर्फ 3, और ये एस कितने, 4, जबकि अदर्स कितने, जितने थे उतने ही अदर्स, यानी कितने आपके 44। अब दूसरा भी क्या होना चाहिए बच्चों, आपका किंग होना चाहिए, तो दूसरे के किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, किंग कितने आपके इसमें, अब 3, और नीचे टोटल 3/52 है आपका 51। 51 ये 51 दूसरा कार्ड हो गया। अब क्या रेशियो बचा आपका कि 50 बचे कार्ड्स, जिसमें किंग कितने आपके 2, एस कितने बच्चों आपके 4, और अदर्स कितने बच्चों आपके 44। अब हमें थर्ड कार्ड चाहिए और वो क्या चाहिए, एस। तो आप देखिएगा PA3 मान लो या ए मान लो, खाली है ना क्योंकि ये तो अकेले ही है, तो कितना होगा, 4/50, और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तब जाके हमारा क्या आएगा, देखिए PK1 यानी पहला किंग, दूसरा भी किंग, और तीसरा बच्चों आपका एस। तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कैसे आपकी, देखिए 4/52 और कितना, 3/51, और बच्चों 4/50, ये आ गया आपका। अब बच्चों देखिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आप देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, कि यहां लिख रहा हूं मैं, इफ PE इंटू PF इक्वल्स टू PE इंटरसेक्शन F, then
E and F are independent बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया कि अगर पी ई इंटू पी एफ करके क्या आ रहा है, पी इंटरसेक्शन एफ आ रहा है, तो ई और एफ दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 10, a dice thrown, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3. F be the event, the number appearing is even. Then find whether E and F are independent. बिल्कुल सिंपल है बच्चों आपका। ये देखिएगा, आपने पहले सैंपल स्पेस लिख लिए पूरे, उसके बाद ई लिखा मल्टीपल ऑफ 3, एफ लिखा इवन नंबर, इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 6। अब पी निकाली तो पी ई में कितने थे आपके, 2 ना, तो 2/6 यानी 1/3 आ गया। पी एफ निकाला, एफ में कितने थे, 3, तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। और पी इंटरसेक्शन एफ निकाला, इसमें कितना था, एक अकेला 6, तो 1/6 आ गया। और उसके बाद देखा कि पी ई की मल्टीप्लाई पी एफ से करने पर किसके इक्वल आ रहा है, आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि ई और एफ जो है आपके बच्चों इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल 11, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए बी odd number on the first row and B the event odd number on the second row. Check whether independence of the events and B. तो आप देखिएगा ध्यान से इसको कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल, कि क्या दे रखा है बच्चों आपको। ये देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और जगह कम रह गई। देखिए आगे 1,1, 1,2, 1,3 और इसी तरह 1,4, 1,5 और बच्चों 1,6। अब देखिएगा आगे इसमें इसी तरह से 2,1, 2,2, 2,3। हाँ सर हम समझ गए, पूरा मत लिखो यार, डैश 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 कर दो। जी 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 हाँ बेटा, डैश 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 कर रहा हूँ मैं बेटा, बहुत जगह डैश डैश करता हूँ। देखो 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4 और 3,5 और 3,6। अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो कॉमन वाला है ना वो देखेंगे कि उसने कहा आपसे सबसे पहले इसमें कि फर्स्ट ई या ए के लिए क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट में ऑड यहाँ पर आ रहा है आपका, देखिएगा ये 6 हो गए और ये भी तो 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पहले वाले में आपका ओड आ रहा है। इसी तरह से बच्चों जो 5 वाला होगा उसमें भी क्या आएगा, आपका ओड आएगा। तो इसका मतलब ये ए वाले हो गए आपके, और कितने हो गए टोटल, 18 हो गए बच्चों ये आपके। अब आप आगे देखिएगा इसमें, इसके आगे कि उसने बी वाले के लिए क्या बोला है, बी वाले के लिए बोला है ओड, लेकिन सेकंड में ओड, दूसरे वाले में ओड आना। तो अब आप देखिएगा कि दूसरे वाले में ओड कब आया है आपका, ये देखिए ये। तो ये भी 18 ही है सर। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को और समझ को, है ना। देखिए ये भी आपके 18 हो दर्द। गए। जी जी जी, अब अभी आप सुनिएगा ध्यान से, ये भी 18 हो गए। अब इनमें कॉमन जो है, कॉमन कहाँ कहाँ आ रहे हैं आप जरा वो देखिएगा बच्चे, है ना। कॉमन जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 3 हो गए। इसी तरह से 3 ये हो गए, 6 कॉमन इसी आ रहे हैं, तरह से 3 ही है बेटा, 9 कॉमन आएंगे टोटल, है ना। यही तो 9। आपकी इमेजिनेशन कमजोर है जी बेटा। तो अब आप देखिएगा इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे पी ए वाले की बात करूं कि पी ए वाले की क्या हाँ 9। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पी ए वाले की हालांकि हमें चाहिए नहीं, लेकिन कितनी होगी, 18/36 यानी कि 1/2। पी बी वाले की कितनी होगी बेटा, 18/36 यानी कि ये भी क्या आपका 1/2। और पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी की कितनी होगी, 9/36 यानी कितना बच्चे, 1/4। तो जब आप देखिए 1/2 इंटू 1/2 की मल्टीप्लाई करके 1/4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब सुनिएगा बच्चों, ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये आपका होमवर्क में, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 आप खुद से करेंगे बच्चों।
देखिएगा बच्चों एग्जांपल नंबर 13, प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। ठीक है, आपका ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसका बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये था आपका पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू आता था आपका बच्चों पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपसे कभी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो जिस पर नोट नहीं है यानी जिस पर डैश नहीं है उसमें से माइनस करते हैं हम किसको, इंटरसेक्शन को। तो ये हमने इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दिया। अब आप देखिएगा इसी तरह से कि अगर मैं बात करूं आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, पी ए में से माइनस करेंगे किसको, पी ए इंटरसेक्शन बी को। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बेसिक चीजें। और इसके अलावा एक चीज और बस, कि अगर कभी भी आप 1 माइनस करते हैं किसको, मान लीजिए पी ए को, तो क्या आएगा आपका पी ए डैश, क्योंकि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब देखिए बच्चों इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों आपका कि पी ई इंटरसेक्शन पी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, पी ई और इंटू में पी एफ, ये लिखा जा सकता है। लेकिन उसने आपसे किसके बारे में कहा है, उसने आपसे कहा है किसके बारे में, ये था बच्चों, ये लिखा हुआ था ये पी इंटरसेक्शन पी एफ, ये हटा दीजिए, ये लगा लीजिए। अब देखिए उसने आपसे पूछा है किसके बारे में, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था कि जिस पर नोट नहीं है यानी पी पर, उसमें ई से माइनस माइनस होगा पी इंटरसेक्शन एफ को। अब आप क्या करेंगे, देखिए पी ई तो आपका एज इट इज, और इसको माइनस को लिखेंगे हम पी ई इंटू में पी एफ। ध्यान रखिएगा अब कॉमन क्या है आपका पी ई, तो आपने पी ई कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ की वैल्यू भी लिखवाई थी बेटा मैंने आपको, क्या होती है पीई पी एफ डैश। और यही प्रूफ करना था आपको कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये दोनों भी क्या है, इंडिपेंडेंट हैं आपके। देखिएगा बच्चों लिखा हुआ है इफ एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by this। देखिएगा बच्चों पहली बात तो ये आपको याद दिला दूं मैं कि हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था स्पेशली कि मैथ्स में और का मतलब होता है प्लस, और एंड की जगह आता है आपका साइन अगर आता है तो मल्टीप्लाई। फिर दूसरी बात ये भी बताई थी कि जहां और आता है, और किस वर्ड के लिए यूज होता है, सॉरी ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसके लिए यूज होता था बच्चों आपका, एंड के लिए और या एंड बोथ के लिए बेटा। और जबकि ए यूनियन बी जो यूज होता था वो होता था आपका किसके लिए बेटा, आपका और के और लिए या एटलीस्ट के लिए बेटा, है ना। ये था हमारा। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा आपसे, एटलीस्ट वाले की पूछी, किसकी पूछी आपसे, एटलीस्ट वाले की। तो आप देखिएगा ये लिखा ना एटलीस्ट ए, है ना, एंड बी, तो ये लिख दिया। ये बात समझ में आई, ये जो मैंने समझाया बेटा आपको, बस इतना बता दीजिए आप। आ गई। ओके आ गई सर। अब ये इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर हो जाएगा अभी। अब सुनो बेटा आगे अभी सुनना, ये पी ए का पी ए रहा, पी बी का पी बी, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख दिया बेटा आपने, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना आपके ये। उसने पहली बोला है कि भाई यस सर। इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, तो इनका क्या आएगा, ये हम लिख सकते हैं ना, पी ए इंटू पी बी। अब देखिए मेरे बच्चों आगे आगे उसने क्या किया, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में से ना, ये देखिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया बेटा उसने, आपका पी बी कॉमन ले लिया। तो देखिए पी बी आ गया तो क्या बचा, 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, फिर पी ए डैश। तो ये यहाँ तक की लाइन तो आपको सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। ओके अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि आपको जो उसने आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है, डैश में। देखिए ए भी डैश में, बी भी डैश में है। तब आपने क्या किया, एक ए तो डैश में आ गया, अब इस वाले ए को देखिएगा ध्यान से, इसमें 1 माइनस ए कर दिया। वाले पी ए को 1 माइनस पी ए डैश लिख दिया,
और इसके बाद आपका कुछ नहीं बचा इसमें, देखिएगा क्या है आपका बिल्कुल सिंपल वे में, इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में पी ए डैश कॉमन ले लिया बेटा, ये रहा 1 का 1 1 माइनस पी ए डैश, और ये पी 1 माइनस पी बी को ही लिख दिया, ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। इसी सोच के साथ आप सुनिएगा, इसी सोच के साथ आप पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तीनों एक्सरसाइज के मिलाकर डाउट बताऊंगा, तब तक ये कर लीजिएगा प्लीज।